नमस्कार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। मैं मुरारी मिश्रा, रायपुर जिला पंचायत का पूर्व सभापति, और मैंने पिछले 13 सालों में लगभग 450 गांव की पदयात्रा शराब के खिलाफ और लगभग 1500 किलोमीटर की पदयात्रा की है। आज मैं आप सबके सामने 2023 छत्तीसगढ़ के चुनाव के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की राजनीति और 2023 में होने वाले चुनाव में क्या समीकरण बनते हैं, इसको लेकर एक विश्लेषण आपके सामने मैं आया हूं। आप सब जानते हैं कि 1998 में जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को मिला के एक चुनाव हुआ, तब उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, और जब 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उस समय बहुमत कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी की थी, तो कांग्रेस की सरकार बनी। जितने भी विधायक थे बहुमत के लगभग 48, उसमें से एक दो को छोड़ दीजिए, सभी विधायक शुक्ल बंधु के साथ थे, खासकर विद्या भैया के साथ, श्याम भैया के साथ। लेकिन सोनिया गांधी के विशेष प्रयास से, उनके अथक परिश्रम से दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी दी गई जो अजीत जोगी जी को छत्तीसगढ़ का पहला सीएम 2000 में नॉमिनेट करवाए। जबकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि ठीक कुछ समय पहले अजीत जोगी जी शहडोल का, जो मध्य प्रदेश में था, उसका लोकसभा चुनाव हारे थे, और जब वो मुख्यमंत्री बने तब वो न पंच थे, न सरपंच, न विधायक, न सांसद। लेकिन हमारे देश का कानून ये बोलता है कि जो 25 साल से उम्र का हो, राजनीतिक रूप में हो, वो कांग्रेस पार्टी बहुमत में अगर वो चाहे तो सीएम बना सकती है। फिर अजीत जोगी जी को सीएम बनाया गया और शुक्ल बंधु को नाराज करके फिर अजीत जोगी जी ने भारतीय जनता पार्टी के मरवाही के विधायक श्री रामदयाल उइके जी को इस्तीफा दिला के एक समय बड़ा राजनीतिक हड़कंप मचा। इस तरह की राजनीति छत्तीसगढ़ में कभी हुई नहीं थी। तो रामदयाल उइके जी जो भाजपा के एमएलए थे, उनको इस्तीफा दिला के मरवाही से वो बाई इलेक्शन लड़के जीत के आ गए, भारी मतों से चुनाव जीते। बीजेपी हाशिए में चल दी। अजीत जोगी की जो राजनीतिक कार्यशैली थी, उससे भारतीय जनता पार्टी भयंकर डर गई थी, बेहिसाब। इतना डर उस समय के लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी कार्यक्रम करने से डरती थी। यहां तक जो नंद कुमार साय जी, जो इतने बड़े कांग्रेस बीजेपी के नेता थे, आदिवासी नेता थे, प्रतिपक्ष के नेता थे, जो आज भाजपा में छोड़ के कांग्रेस में चल दिए, उस समय उनकी बेटी, वो प्रतिपक्ष के नेता थे और उनकी बेटी जनपद अध्यक्ष थी सरगुजा से, उनको अजीत जोगी जी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दिन ही कांग्रेस में प्रवेश करवा दिए। बड़ा हड़कंप मचा। फिर 13-14 एमएलए कांग्रेस को उन्होंने तोड़ दिए, उससे हड़कंप मचा। लेकिन एक तरफ तो अजीत जोगी जी अपनी ताकत को मजबूत कर रहे थे, दूसरी तरफ वो शुक्ल बंधु को लगातार नजरअंदाज करते हुए उनको नाराज करते जा रहे थे, और दूरियां इतनी बढ़ी कि विद्याचंद्र शुक्ल जी ने कांग्रेस से बगावत किया और एनसीपी पार्टी ज्वाइन करते हुए 2003 के चुनाव में भारी दमखम के साथ, बीजेपी तो पूरे हाशिए में थी, लड़ाई तो विद्याचंद्र शुक्ल जी ने लड़ी, और उसका फायदा, चूंकि संगठन बीजेपी का मजबूत था, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और 2003 में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई तो कयास ये लगा रहे थे कि दिलीप सिंह जूदेव जी सीएम बनेंगे, या ताराचंद साहू जी बनेंगे, या बलिराम कश्यप जी बनेंगे, या शिव प्रताप सिंह जी बनेंगे। लेकिन इतने वरिष्ठ नेताओं को, या रमेश बैस जी बनेंगे, इतने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए बहुत ही जूनियर नेता डॉक्टर रमन सिंह जी को सीएम पार्टी ने बनाई और बीजेपी सत्ता में आई। उसी समय एक ऐसा कांड हुआ, अजीत जोगी जी का पार्टी को, बीजेपी को तोड़ने का वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब आप जानते हैं। बीजेपी उस समय भी बड़ी डरी समी रही और अजीत जोगी की स्थिति कांग्रेस में कमजोर हुई। उस कारण से उनको निलंबित किया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव जीत के आए। उसके बाद कांग्रेस में राजनीति का परिवर्तन होता चला गया। अजीत जोगी जी धीरे धीरे हाशिए में जाते गए और चरणदास महान, धनेन्द्र साहू जी, चरणदास महान जी, धनेन्द्र साहू जी, भूपेश बघेल जी की टीम ये सामने आती गई। धनेन्द्र साहू जी प्रदेश अध्यक्ष बने, चरणदास महान जी प्रदेश अध्यक्ष बने। तो अजीत जोगी जी के बारे में जाने लगा कि वो डॉक्टर रमन सिंह को मदद करने लग गए, और उनका एक वर्ग में विशेष प्रभाव है, आज भी प्रभाव है, लोग आज भी उनको मानते हैं। तो 2008 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में ये माना गया कि अजीत जोगी जी के कारण
और कांग्रेस में आंदोलनी लड़ाई के कारण भारतीय जनता पार्टी 2008 का भी चुनाव जीती और 2013 का भी चुनाव जीती। अब इसी बीच 2013 के बाद एक झीरम कांड होता है, जिसमें ये हिंदुस्तान का इतना बड़ा भयंकर कांड था, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को नक्सलियों ने मार दिया। साजिश की सुई कई नेताओं पे घूमी। कांग्रेस के कार्यकर्ता जोगी जी से नाराज हुए। जब राहुल गांधी जी नंद कुमार पटेल के अंतिम संस्कार में पहुंचे, उस झीरम कांड में विद्याचरण शुक्ल जी शहीद हुए, नंद कुमार पटेल जी हुए, बस्तर के टाइगर कर्मा जी शहीद हुए और भी कांग्रेस के नेता शहीद हुए। तो जब अंतिम संस्कार में राहुल गांधी जी पहुंचे नंद कुमार पटेल जी के, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेहिसाब अजीत जोगी के खिलाफ नारेबाजी की। वहां से एक टर्निंग पॉइंट आया और अजीत जोगी जी की कांग्रेस की दूरियां बढ़ती गई। और जब भूपेश बघेल जी के हाथ में कांग्रेस आई और जो प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद भयंकर दूरी बढ़ी और अजीत जोगी जी को जब राज्यसभा में ले लिया गया, छाया वर्मा जी राज्यसभा सदस्य बनाई, तो अजीत जोगी ने लगभग 2018 के 1.5 साल पहले अपने एक अलग पार्टी बनाई, क्षेत्रीय पार्टी जनता कांग्रेस जे, और 2018 के चुनाव में कूदे। इस बीच जब डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल के सीएम रहे, तो जो आखिरी का 5 साल था, उसमें वो बेहिसाब लोकप्रिय हो गए। ये कार्यकर्ता जानते थे, कार्यकर्ता भी पीड़ित थे, बीजेपी के परेशान थे। डॉक्टर रमन सिंह जी ने बोनस की घोषणा की, बोनस नहीं दिए, समर्थन मूल्य बढ़ाए, मोबाइल बांटने चल दिए और भारतीय जनता पार्टी एक सिंडिकेट की तरह काम करने लग गई। मतलब 15, 20, 25, 50 नेताओं का एक ऐसा सिंडिकेट बन गया कि वही पूरा बीजेपी हो गई, वही पूरी सरकार हो गई। और जो कार्यकर्ता थे वो हासिल में चल दिए, ईमानदार कार्यकर्ता तो खून का आंसू रोने लग गए। और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी और टीएस बाबा प्रतिपक्ष के नेता के रूप में इतना मेहनत किए, इतना शानदार घोषणा पत्र बनाए टीएस बाबा जी, जिसमें 2500 रुपए धान समर्थन मूल्य और शराबबंदी, शराब से लोग इतना परेशान थे। डॉक्टर रमन सिंह जी ने घर घर शराब बेचना चालू करवा दिया शासन के माध्यम से। घर घर कहने का मतलब सरकार ही शराब बेचने लग गई। लोगों को लगा कि जो सरकार दवाई बेचती है, जिस सरकार का काम है शिक्षा देना, दवाई देना, वही सरकार शराब बेचने लग गई। ये सब आक्रोश, ये सब दूरियां, ये सब कार्यकर्ताओं का ये दुख कष्ट इतना पनपत, दूसरी तरफ कांग्रेस एक होकर लड़ी और इतना शानदार घोषणा पत्र बनाई कांग्रेस टीएस बाबा के नेतृत्व में। शराबबंदी की घोषणा की कि हम सत्ता में आएंगे, शराबबंदी करेंगे, 2500 रुपए क्विंटल देंगे, गोधन योजना है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना है और भी सारी योजनाएं हैं। उसके आधार पे बिजली बिल हाफ है, ये सब कर्जा माफ है। इन सब मुद्दों को लेके पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए काम नहीं किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं ने होकर काम किया। इस तरह से पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। अब सीएम बनने की बारी जब आई तो लोगों के लगा, छत्तीसगढ़ के लोगों को लगा कि टीएस बाबा जी सीएम बनेंगे। लेकिन एक नई दिल्ली में एक नई रणनीति बनी, पीएल पुनिया जी प्रभारी थे। अचानक ताम्रध्वज साहू जी का नाम आया कि ताम्रध्वज साहू जी सीएम बन रहे हैं। फिर टीएस बाबा और भूपेश बघेल जी ने विरोध किया ताम्रध्वज साहू जी का, कि बोले मेहनत हम लोग किए हैं, ताम्रध्वज साहू को कैसे सीएम बनाओगे। तो फिर ये तय हुआ। ये माना जाता है, इस बात में टीएस बाबा जी कई बार अपरोक्ष रूप से इशारा कर चुके हैं कि 2.5 साल दोनों सीएम बनेंगे। तो पहली 2.5 साल भूपेश बघेल जी बने और जब 2.5 साल के बाद टीएस बाबा की बारी आई तो उनकी बात अनसुनी कर दी गई, उनके दावे को खारिज कर दिया गया और वो तकलीफ, वो दर्द आज टीएस बाबा के चेहरे पे, उनकी बातों पे दिखता है। और हमारे जैसे विश्लेषकों को लगता है कि टीएस बाबा 100%, 99% सरगुजा में कांग्रेस को जीतने नहीं देंगे। भले वो कांग्रेस ना छोड़े, लेकिन अपने लोगों को, अपने भतीजे को भाजपा प्रवेश करवाएंगे और भाजपा से चुनाव लड़ा के सरगुजा के लगभग 14 सीटों पे वो चाहेंगे कि कांग्रेस हारे। और हो भी सकता है। बस्तर की स्थिति विपरीत है। सरगुजा बस्तर की पूरी सीटों को कांग्रेस जीती, लेकिन आज की स्थिति में बस्तर में ईसाई वर्सेस जो धर्मांतरित ईसाई वर्सेस आदिवासियों की लड़ाई भयंकर चल रही है। सामान्य वर्ग में अलग एक पीड़ा है
शराबबंदी की घोषणा न करना, ये आम जनता को इतना परेशान करना है, इन सब मुद्दों को लेकर ये देखना है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कयास लगाना, नए नए टिकट बांटना। क्या भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल सत्ता चलाए हैं, सत्ता को भोगे हैं, जो जिनसे कार्यकर्ता बहुत नाराज है, क्या उनको दरकिनार करती है, क्या उनको किनारे करती है, क्या नए नेतृत्व आगे लाती है, कौन कितने टिकट काटता है, कौन कितना टिकट बांटता है। जिस प्रकार कर्नाटक में भ्रष्टाचार के आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी पे, और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया, वहां पे के सरकार में परिवर्तन नहीं किया, उसी तरह से क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पे नेतृत्व परिवर्तन करती कि नहीं करती है। इन सब विषयों को लेकर आने वाले समय में हम और अच्छा विश्लेषण करेंगे और कोशिश करेंगे कि 90 सीटों पे अलग अलग हमारा विश्लेषण हो, प्रत्येक सीटों पे क्या समीकरण है, क्या समीकरण बनेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जो लड़ाई भाजपा में 2018 में थी, वही लड़ाई आज कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई जबरदस्त है, भले दिखाई न दे, भयंकर अंदरूनी लड़ाई चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी नेतृत्व विहीन है, उसका जो पुराना नेतृत्व था वो अलोकप्रिय हो चुका है, कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। तो इन सब चीजों को लेकर देखना है कि आदिवासी समाज किसके साथ जाता है, एससी समाज किसके साथ जाता है, व्यापारी वर्ग किसके साथ जाता है, सामान्य वर्ग किसको पसंद करता है, किस सीटों पे कितना क्या समीकरण बनते हैं। इन सब विषयों को लेकर आने वाले वीडियो में हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि प्रत्येक सीटों पे कौन कितना भारी है, कौन कौन सीट पे कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, इसकी भी कोशिश करेंगे आप सबको बताने के लिए। अगर ये आपका ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप सब लाइक करिए, आप शेयर करिए और हमारे जैसे विश्लेषकों को आगे बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उम्मीद है कि आपको ये मेरा विश्लेषण अच्छा होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।